बीपी सिंह, अब मैं आपको चाचा बोलूं कि भैया बोलूं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं भैया करके ही इनका संबोधन करूं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने आज इस कार्यक्रम में जो मेरा कंपैरिजन मेरे स्वर्गीय पिताजी से किया है, मैं इससे काफ़ी अभिभूत हुआ हूँ। और दोस्तों, जब उनका जिक्र छिड़ा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जगह पर मैंने इस बातों को भी रखा है कि लोग राजनीति में आते हैं, किसी का ख्वाब होता है, हर कोई एक ख्वाब लेकर के राजनीति में आता है। कोई विधायक बनने का ख्वाब लेकर के आता है, कोई सांसद, कोई मेयर, कोई पार्षद, कोई जिला का अध्यक्ष बनना चाहता है। पर मैं राजनीति में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए। और मैं जानता हूं कि राह काफी कठिन है, पर जब मैं पलट कर देखता हूं कि उनके द्वारा सींचे हुए जो बगिया था, चाहे उसमें आप तरीके के लोग हों, आपके तरीके के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, हमारे रणवीर चाचा जैसे हमारे सरपरस्ती करने वाले हों, चतुर्वेदी भैया हों, और भी जितने सतेंद्र जी लोग हैं, रामबच्चन पासवान जी हैं, माधव भैया हैं, जब मैं सारे लोगों को देखता हूं और अपने पीठ पर उनका हाथ पाता हूं तो मैं काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं। और साथ ही मुझे लगता है कि मैंने जो जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है, शायद मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। दोस्तों, चूंकि मैं खुद एक संगठन से जुड़ा हूं, हम लोगों का जो संगठन है, मैं ज्यादातर बात संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन को कैसे सुचारू रूप से करना है, मैं उसके बारे में आप लोगों का ज्यादा ध्यान एकत्रित करूंगा। ये सच है कि आज दमनकारी सरकार केंद्र में उसकी चल रही है, दमनकारी जो उसको हम फांसीवादी सरकार कह सकते हैं, जिसको क्या करने को सिर्फ इतना है कि रेल बेच दो, जेल भेज दो, रेल बेच दो, जेल भेज दो, जो सवाल करे उसको जेल भेज दो। आज ये आलम होकर के रखा हुआ है। थोड़ा देर पहले हमारे बड़े भाई माधव भैया ने एक अच्छा बात बोला कि बोलने में ऐसी शालीनता होनी चाहिए कि जिसका कोई गलत मतलब नहीं निकाल सके। मैं माधव भैया को कहना चाहता हूं कि भैया यहाँ पर बोली का कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि राहुल गांधी को जिस चीज का सजा हुआ है वो 2019 में कोलार में दिए हुए भाषण के ऊपर हुआ है। आप मेरा ट्विटर खोलकर देखिए, मैंने कल एक ट्वीट किया है, 2018 में खुशबू नाम की एक महिला शब्द से शब्द उसी भाषा और उसी सेंटेंस का प्रयोग की है, लेकिन उसको भाजपा ने कुछ नहीं किया, इसलिए कि बाद में वो भाजपा में मिल गई और उसे विमेन काउंसिल का सदस्य बना दिया गया। ये दो पैमाना क्यों है, ये सोचना पड़ेगा आपको। कहने को जब हम लोग, चूंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से रहते हैं, हम लोगों के संगठन में एक चीज हमने महसूस किया है कि अगर मैं थोड़े से उत्तेजना में आता हूं तो मेरे बाकी पदाधिकारी हमको रोकते हैं, ये है हमारा संस्कार। लेकिन उन लोगों के संस्कार में क्या है, आप देख लीजिए, चाहे वो अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट है, गोली मारो सालों को और गद्दारों को देश के पता नहीं क्या क्या लोग देते हैं और उनको लोग तमगा पे तमगा दिए जाते हैं, और अगर सजा देने का बारी आता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता को देने का बारी आता है। दोस्तों, आज हमारा देश सचमुच में एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। इसमें हम मजदूर भाइयों को एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा जी का कुछ तो सपना था। क्योंकि हम लोग आते हैं कोयला क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग कोयला में ज़्यादा आना जाना, उठना बैठना, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रेलवे के कल्चर से भी दूर हूँ, मैं आपका भी परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे आपका परिवार का हिस्सा बनने में खुशी भी महसूस होता है। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया कोकिंग कोल का, और सन 1973 में नन कोकिंग का राष्ट्रीयकरण किया। इसको हम लोग सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि कोई कंपनी को एक प्राइवेट आदमी चला रहा है या एक सरकार चला रहा है। नहीं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज से 2 या 3 साल पहले की एक घटना है। आप गूगल करिएगा, गूगल में और न्यूज़पेपर में इस घटने का जिक्र मिल जाएगा। एक मजदूर के बेटे को रीढ़ में कोई परेशानी हुआ था और उस बीमारी का इलाज
विदेश से आने वाला सुई कर सकता था, उस सुई का कीमत था 14 करोड़ रुपया। कि आपको और उसको बीसीसीएल कोल इंडिया ने मंगवा करके उस मजदूर के बच्चे को लगवाया। आपको लगता है कि अगर रेलवे हमारा प्राइवेटाइज होगा तो क्या ये फैसिलिटी प्राइवेट कंपनी देगी? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का सिर्फ एक मादा रहता है, मुनाफा कमाना। मुनाफा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मजदूरों के हितों को दरकिनार करके अगर आप कमाइएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। दोस्तों, अभी मैं जो हम लोगों को एक फाइल मिला है उसमें मैं आपके संगठन की तरफ से एक रिजोल्यूशन भी मैंने देखा, 14 सूत्री एक रिजोल्यूशन है। चतुर्वेदी भैया, आपके रिजोल्यूशन के बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ। तो अध्यक्ष जी और महासचिव जी को मैं कहता हूं कि आपका जो भी रिजोल्यूशन 14 पॉइंट का है, मैं उस पर अपनी हाथ उठा करके अपनी सहमति देता हूं। और ये मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा, लेकिन साथ ही मैं आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो 14 रिजोल्यूशन जो है, अध्यक्ष जी सिंह साहब एक मिनट के लिए आप मेरे बात पर भी थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि 14 सूत्री जो आपका रिजोल्यूशन है, मैं उस पर अपना हाथ उठा करके रजामंदी तो दे दिया हूं। और मैं चाहता हूं अगर हो सके तो मेरे एक पॉइंट को इसमें आप लोग नोट डाउन कीजिए, अगर ये मानने योग्य हो तो, कि कोविड के दौरान जितने भी रेल कर्मी की मृत्यु हुई है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कोविड पीरियड एक ऐसा था जिस वक्त इंसानियत का पहचान हुआ। दोस्तों, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता था, हम उसकी लाशों को नहीं छूते थे। उस समय अपने परिवार, बीवी, बच्चों, बूढ़े, लाचार माँ बाप को छोड़ करके लोग रेलवे की नौकरी बजाने जाते थे। और इसका सबसे बड़ा तमगा हमारे धनबाद डिवीजन को मिला कि टारगेट से ज्यादा कोयला हम लोगों ने डिस्पैच किया था कोविड काल में। अगर आपको लगता है कि मेरी ये मांग जायज है तो आप इसमें 15वां पॉइंट जरूर जोड़िए कि कोविड के दौरान जो भी मृत्यु हुई है उसको शहीदों की श्रेणी में रखा जाए। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं ज्यादा कहने लगूंगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कुछ हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए माहौल को हल्का बनाने के लिए। अभी सिंह साहब कह रहे थे कि कार्यक्रम हमारा विलंब हो गया, जिसके लिए शायद उनको थोड़ा सा उदासी भी लग रहा था। तो सिंह साहब, ये उदास होने की बात नहीं है, आपने तो रेलवे का परंपरा को पूरा किया है। कब ट्रेन सही समय पर आया था कि आपका कार्यक्रम सही समय पर शुरू होगा। मजाक कर रहा हूँ, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी मेरे लायक सेवा हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो ईस्टर्न से ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो 5 जोन के लोग, अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव जो हमारे जन्मस्थली कतरास में आए हैं, मैं तहे दिल से सिर झुका करके उन लोगों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से आपने अपने लड़ाई में, अपने आंदोलन में, जिस तरीके से आपने मेरे स्वर्गीय पिता ओम प्रकाश लाल जी को अपने साथ पाया था, आप यकीन जानिए ये अशोक प्रकाश लाल भी आपके साथ उसी तरीके से खड़ा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि राम सेतु बनाने के लिए बंदरों ने बड़ा पर्वत उठा करके डाला था, मैं शायद अपने पिताजी के तरीके से उतना बलवान नहीं हूं कि मैं बड़े चट्टान को उठा सकूं, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं गिलहरी की जैसा छोटा कंकड़ ही रखूंगा, पर मैं रखूंगा। और हमेशा मैं आपके हर लड़ाई में, हर आंदोलन में आपका साथ दूंगा। और अंत में जाने से पहले एक बात आप लोगों को और कहूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए सदस्यता बहुत बड़ी चीज होती है। आप सदस्यों की संख्या को बढ़ाइए। लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि आज फांसीवादी सरकार चल रही है। अभी जो 4 लेबर कोड जो इन लोगों का आ रहा है, आप समझ लीजिए कि भविष्य में हमारे साथ ये होने जा रहा है, हायर विद फायर फैसिलिटी उनको मिल जाएगा कि जितनी आसानी से आपको हायर करेंगे कोई भी संगठन, कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉय, उतनी ही आसानी से आपको फायर भी कर सकते हैं। और हमको 8 घंटे के काम के बदले 12 घंटे का काम लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संगठन को मजबूत कीजिए। इसलिए कि कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमानों पे सुराग नहीं होती, एक पत्थर तो तभी
बोरियत से उछालो मेरे यारों, एक पत्थर उछालिए और देखिएगा, संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि वैसे भी हम इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमें काफी घमंड महसूस होता है कि हम इंटक के जो लोग हैं, हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दावा रखते हैं। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ILO के माध्यम से हम सम्बद्ध हैं। तो हमें गुमान है इस बात का कि मैं और हम सब, आप लोग जितने भी लोग हैं इंटक से जुड़े हुए हैं, इंटक परिवार के लोग हैं। मैंने शायद बहुत ज़्यादा बातें कर दी है, अब मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। बस मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए अपनी जन्मस्थली पर मैं आप लोगों को एक बार तहे दिल से अपना अभिवादन देता हूँ, अपना धन्यवाद देता हूँ। और अगर जाने अनजाने में मैंने कोई त्रुटि कह कर दी हो, कोई बातों में कोई तलखी आ गई हो, तो मैं सर झुका करके आपसे माफी मांगता हूँ और इस उम्मीद से मांगता हूँ कि आप अपने बेटे को, आप अपने छोटे भाई को जरूर माफ करेंगे। अंत में जाने से पहले मैं सिंह साहब को एक बार फिर बोलता हूँ कि आपने आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर रख दी है कि जब कभी अगली बार आए तो शायद हमको ये विधायक या सांसद के रूप में देखेंगे। खैर वो तो भविष्य के गर्भ में है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद पर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी का बस एक टैगलाइन कह सकते हैं आप कि बाघमारा के वास्ते, मजदूरों के वास्ते, पिता के रास्ते। अशोक लाल यही है, बस मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। धन्यवाद।